Good morning, students. Now our topic is Chola administrations. The Cholas had very efficient and organized system of administrations. जो चोलाज डायनेस्टी थी उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशंस अपना प्रशासन उनका एकदम एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज था। उन्होंने एकदम कुशलतापूर्वक अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को रख रखा था, एकदम संगठित कर रखा था बहुत अच्छे तरीके से। दो द किंग वॉज वेरी स्ट्रोंग, इसलिए किंग क्या था, राजा क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था। ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो किंग था वो एक्टेड, जो भी काम करता था, जो भी काम एक्शन में लेता था, जो भी एक्शन करता था वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से लेता था। द पर्सनली लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड टूड हिज किंगडम। जो किंग था, जो राजा था, वो क्या है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता था, उनके कल्याण के बारे में कार्य करता था। और वो पर्सनली जाकर अपने राज्य में जाकर पर्सनली देखता था कि जो उसके राज्य के लोग हैं वो खुश हैं कि नहीं हैं। मीन्स समय समय पर वो दौरा करता रहता था। ठीक है। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडलम्स। ईच मंडलम्स वाज अंडर द चार्ज ऑफ ए गवर्नर। जो किंगडम था, उसका जो किंगडम डिवाइडेड था, कितने प्रोविंस में डिवाइडेड था, प्रोविंस होते हैं प्रांत, कितने प्रोविंस में, जो प्रोविंस में डिवाइडेड था उसको बोलते हैं मंडलम्स। जैसे कंट्री स्टेट में डिवाइडेड होती है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होती है, विलेज में डिवाइडेड होती है, ऐसे ही इनका किंगडम भी डिवाइडेड था प्रोविंस में, जिसको बोला जाता है मंडलम्स। और जो भी मंडलम्स था, मंडलम्स का चार्ज किसके अंडर आता था, गवर्नर के अंडर आता था। ठीक है। जैसे स्टेट का चार्ज सीएम के अंडर आता है, वैसे ही इनके जो प्रोविंस का मंडलम्स था उसका चार्ज आता है गवर्नर के अंडर। मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड वालनादस। जो मंडलम थे वो डिवाइडेड थे, किस में डिवाइडेड थे, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, जिसको बोला जाता है वालानादस। ईच वालानाडु हैड ए नंबर ऑफ विलेज अंडर इट। और वालानाडु के अंदर क्या आते थे, विलेजेस आते थे। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज विलेज नोन एज नाडु और कुर्रम। जो लोवेस्ट यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसको क्या बोला जाता था, गांव बोला जाता था। और गांव को किसके नाम से जाना जाता था, नाडु और कुर्रम के नाम से जाना जाता था। देखो कैसे डिवाइडेड था चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था। पहले तो किंगडम के प्रोविंस डिवाइडेड थे, प्रोविंस को क्या बोला जाता था, मंडलम बोला जाता था। फिर मंडलम में क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड थी, जिसको वेलानाडस बोला जाता था। वेलानाडु में विलेज आते थे और विलेज को क्या बोला जाता था, नाडु और कुर्रम। ईच विलेज वाज गवर्नड बाय ए सभा। जो ईच विलेज, जो विलेज थे वो किसके द्वारा चलाए जाते थे, किसके द्वारा गवर्न थे, सभा के द्वारा गवर्न थे। काची, तंजोर एंड पुहार वर इम्पोर्टेंट टाउन्स। ये 3 टाउन्स के नाम दिखा रखे हैं चोलाज डायनेस्टी के टाइम के। ये 3 जो भी टाउन्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम की। विलेज असेंबली, विलेज अंडर चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड ऑन द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ईच विलेज हैज़ 2 असेंबलीज। जो विलेज थे वो किसके अंडर आते थे, विलेज अंडर चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड ऑन सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ ही जो विलेजेस थे वो चलाए जाते थे, उसके अंडर काम होता था। मान लो विलेज क्या है, विलेज को कौन चलाता है, सरपंच चलाता है, सरपंच के अंडर काम होता है। मीन्स अपने ही सदस्य को चुनते थे और वही सारे विलेज से के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी रिलेटेड वर्क था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था। ईच विलेज हैज़ 2 असेंबलीज। ईच विलेज के पास कितनी असेंबलीज थी, 2 असेंबलीज थी। फर्स्ट द UR और द जनरल असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स। UR होता है, UR का मीन्स होता है जनरल ही होता है, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड होता है, ठीक है, एक तो रिजर्व कैटेगरी होती है, एक होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। उसमें कौन से होते हैं, जनरल होते हैं, कॉमन विलेजर्स आते हैं जिसमें। सेकेंड है द सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। इट comprised ऑफ लर्नड पीपल एंड commanded द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल। सेकेंड होती है सभा, जिसमें क्या है, जो ऊंचे दर्जे के लोग आते थे, ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गए, जो लर्नड पीपल हो गए, जो शिक्षित लोग हैं, सोच समझ जिनकी अच्छी है, जो ऊंचे घराने से रिलेटेड थे, वो सभी लोग सभा के अंडर आते हैं। ठीक है।
These assemblies formed sub-committees to look after the affairs of the village, such as irrigations, buildings, and repair of canals and tanks, settlements of dispute etc. जो ये असेंबली थी जनरल की और जो सभा की, ये क्या करते थे, इनकी सब कमेटीज बनी हुई थी जो देखती थी गांव में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। जैसे इरिगेशन से रिलेटेड है, बिल्डिंग से है, रिपेयर करना है ऑफ कैनल्स का, कैनल्स होती है नहर, जो इरिगेशन के लिए नहर की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। एंड टैंक्स सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, जो भी गांव में जो भी वाद विवाद होते थे उनको क्या करते थे, उनका सोल्यूशन करते थे। ये सारे काम कौन करता था, असेंबलीज करती थी। रिवेन्यू, द चीफ सोर्स ऑफ इनकम वार, जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतने सारे काम होते थे, ये इनके पास पैसा कहाँ से आता था। फर्स्ट है लैंड रिवेन्यू विच वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो 1/3 हिस्सा है वो लैंड रिवेन्यू से मिलता था, और अदर किससे मिलता था, टैक्स फ्रॉम ट्रेड, जो भी ट्रेड होता था उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, वहाँ से भी क्या होती थी, रिवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, जिससे ही सारे गांव वगैरह के काम चलाए जाते थे। द किंग्स रेगुलरली सर्वे द लैंड अंडर देयर कंट्रोल टू असेस द यील्ड फ्रॉम द लैंड। दे समटाइम्स वेव्ड द टैक्स इन केस ऑफ फ्लड्स और फेमाइन। फेमाइन होता है सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना। किंग क्या करता है, रेगुलरली गांव में जाके सर्वे करता रहता है, ठीक है, देखता रहता है कि जो लैंड है उससे कितनी फसल प्राप्त हुई है, फसल में घाटा पड़ा है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कई बार क्या होता था, जैसे बाढ़ वगैरह आती थी या सूखा पड़ जाता था, तो उस सिचुएशन में लॉस होता था आम आदमी को, तो राजा क्या करता था, टैक्स लेने से मना कर देता था, मीन्स टैक्स उसका वेव्ड कर देता था, माफ़ कर देता था, ठीक है, टैक्स राजा उनको छोड़ देता था। आर्मी एंड नेवी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी आर्मी और नेवी किस प्रकार की थी। द चोलाज हैड ए पावरफुल आर्मी कंसिस्ट ऑफ horsemen, एलिफेंट, क्रोप्स, आर्चर एंड फुट सोल्जर्स। जो चोलास वंश की आर्मी थी वो क्या थी, एकदम बहुत कुशल थी, पावरफुल थी, अफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड कर रखी थी उन्होंने अपनी आर्मी, जिसमें उसकी आर्मी में क्या क्या आते थे, हॉर्समैन आते थे, घुड़सवार थे, एलिफेंट्स के क्रोप्स थे, आर्चर थे, और फुट सोल्जर्स थे जो पैदल चलते हैं, ठीक है। दे स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी फॉर ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग देयर आर्मी एंड इम्पोर्टेड द बेस्ट हॉर्स फ्रॉम अरेबिया, कि इनकी ट्रेनिंग के लिए, अपनी आर्मी की और नेवी की ट्रेनिंग के लिए चोला वंश क्या करता था, मनी को स्पेंड करता था, उनको मेंटेन करता था, ठीक है, बहुत सारी मनी स्पेंड करता था मेंटेन करने में, उनको ट्रेनिंग देने में। और जो चोला वंश के लोग थे वो इम्पोर्टेड बहुत अच्छे हॉर्सेस मंगवाते थे अरब से। देयर स्ट्रॉन्ग नेवी हेल्प देम टू एस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल। इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी थी चोला वंश की, इसकी नेवी से पूरे भारत में क्या हो रखा था, उन्होंने अपना मतलब वो फेमस हो गए थे, सुपरमेसी होते हैं वर्चस्व प्राप्त करना, प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है, वो एकदम फेमस हो चुके थे। कहाँ कहाँ पे, ये स्थान का नाम दिया है कोरामेंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल पे इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इट हेल्प देम टू कीप देयर कंट्रोल ओवर द आइलैंड, इन्होंने लगभग पूरे आइलैंड पे क्या कर रखा था, अपना कंट्रोल कर रखा है, किसकी हेल्प से, अपनी आर्मी और नेवी की हेल्प से। इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग नेवी दैट दे कुड प्रोटेक्ट द ट्रेड रूट एंड कैरी आउट ट्रेड with far off countries in Southeast Asia and southern China. For the first time, Hinduism spread across Asia though his naval conquest. कि इतनी ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी जो आर्मी थी, उसकी नेवी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका ट्रेड क्या था, वो ट्रेड रूट भी उसका क्या था, एकदम प्रोटेक्टिव था, उनका ट्रेड व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। विद फार ऑफ कंट्रीज मीन्स बहुत सारी सेंचुरी से, बहुत सारी सदियों से उनका व्यापार क्या है, बढ़ गया था, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उनका व्यापार अच्छा हो गया था, ठीक है, वो अच्छे से ट्रेड करते थे। कहाँ किस किस के साथ, साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना के साथ उनके व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था जब हिंदू ने अक्रॉस एशिया
थ्रू हिज नेवल कॉन्क्वेस्ट, कि अपनी नौसेना के बल पे पूरे एशिया में क्या कर चुके थे, ये फैल चुके थे। चोला ट्रेड, अब चोला का ट्रेड कैसा था, वो किस चीज़ का व्यापार करती थी? द फ्लोरिशिंग ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना मेड द चोलास प्रोस्पिरियस। द important items of trade were cotton goods, brocades, sandalwood, ivory, precious stones, camphor, glassware, and perfumes. Their main ports were Kaveripatnam and Nagapattinam. Trade also led to growth of craft. कि जो चोला वंश का ट्रेड था वो साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न चाइना मेड द चोलास प्रोस्पिरियस, इसने चोलास को क्या बना दिया था, एकदम समृद्ध बना दिया था, प्रोस्पिरियस बना दिया था। और जो मेन आइटम थे चोलास ट्रेड के वो कौन कौन से थे, इसमें कॉटन गुड्स आती थी, जरी की वस्तुएं आती थी, सैंडलवुड आता था, आइवरी हाथी के दांत आते थे, प्रीशियस स्टोन्स कोई भी कीमती स्टोन्स होते हैं जैसे कम्फूर, ग्लास वेयर, ग्लास से बनी हुई चीज़ें, कांच से बनी हुई, परफ्यूम्स वगैरह आते थे, ठीक है। और इनके ट्रेड करने के मेन पोर्ट्स कौन कौन से थे, मेन बंदरगाह कौन कौन सी थी, कावेरी पट्टनम एंड नागापट्टिनम। ट्रेड आल्सो लेड टू ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, और उन्होंने क्या, उनके जो किंगडम्स में क्राफ्ट्स की भी क्या हुई, वृद्धि हुई, क्राफ्ट्स का भी क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का विस्तार किस प्रकार हुआ, कैसे वो एग्रीकल्चर करते थे। मनी अर्नड फ्रॉम ट्रेड वर इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, कि जो ट्रेड से जो भी मनी प्राप्त होती थी वो कहाँ पे इन्वेस्ट की जाती थी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट की जाती थी। टू सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन द चोला किंग्स टुक एक्सटेंसिव स्टेप्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के, पॉपुलेशन में वृद्धि करने के सपोर्ट के उद्देश्य से चोला किंग क्या करते थे, बहुमूल्य जो कदम उठाए उन्होंने, मीन्स बहुत अच्छे कदम उठाए, किस लिए, अपनी एग्रीकल्चर का विस्तार करने के लिए। क्या क्या किया उन्होंने, मोर लैंड वाज लेवल्ड एंड फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि उन्होंने बहुत सारी लैंड को क्या कर दिया, लेवल्ड कर दिया, एकदम समतल बना दिया, फॉरेस्ट को काट दिया गया, क्लियर भूमि कर दी ताकि वहाँ पे क्या कर सके, क्रॉप्स की ग्रोइंग कर सके। लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू एनकरेज एग्रीकल्चर, और जो भूमि उन्होंने बांट दी थी, किसानों को बांट दी थी और एनकरेज किया एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। ए वेल प्लान्ड इरीगेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर कल्टिवेशंस, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम को प्लान किया, उसको डेवलप भी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या हो सके, कल्टीवेशन हो सके। राजेंद्र चोला बिल्ट एन आर्टिफिशियल लेक विद ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स टू सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशंस, राजेंद्र चोला ने क्या बनाई, आर्टिफिशियल लेक बनाई और उसका नेटवर्क ऑफ कैनल्स मीन्स आर्टिफिशियल लेक बनाई और उससे क्या किया, नहरें निकाल दी, नहरों का जाल सा बिछा दिया, जिससे क्या है, पूरी एग्रीकल्चर में इरिगेशन की सप्लाई आसानी से हो सके। दे बिल्ट डैम्स ऑफ कावेरी एंड अदर रिवर्स एंड प्रोवाइडेड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, उन्होंने क्या बनाए, डैम्स बनाए, कावेरी एंड अदर रिवर्स, बहुत सारे डैम बनाए, एक कावेरी का बनाया, कावेरी पे और अदर रिवर्स पे भी डैम बनाए उन्होंने, एंड प्रोवाइड कैनल्स टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, और कैनल बनाए जिससे कि वाटर जा सके फील्ड्स तक, खेतों तक पानी आसानी से पहुंच सके। दे डग वेल्स एंड कंस्ट्रक्टेड टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर, उन्होंने क्या है, कुओं की खुदाई की और टैंक बनाए जिससे कि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सके, फिर कलेक्ट करके उस वाटर को क्या करें, यूज़ कर सकें। एम्बैकमेंट्स वर बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, उन्होंने अपने जो किंगडम है उसके चारों ओर क्या बना दिए, तटीय बांध बना दिए जिससे कि बाढ़ का पानी रोका जा सके। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दिस पीरियड saw the growth of regional language like Tamil, Kannada and Telugu. Chola king encouraged the translations of many literacy works into these languages. This period means चोला डायनेस्टी में यह भी देखा गया कि जो रीजनल लैंग्वेज थी उनका ग्रोथ हुआ, वो डेवलप हुई। जैसे चोला डायनेस्टी की रीजनल लैंग्वेज थी तमिल, कन्नड़ और तेलुगु,
और जो भी साहित्य था, जो भी महान पुस्तकें थी, वो ट्रांसलेशन की गई तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में, ताकि आम लोग भी अपने साहित्य के बारे में जान सकें। सोसाइटी, चोला सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीसेंट्स, लेबर, क्राफ्टमैन, आर्टिसंस। जो चोला सोसाइटी है, चोला सोसाइटी के अंदर पीसेंट्स होते थे, लेबरर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन थे और आर्टिसंस थे। ब्राह्मण, मर्चेंट्स एंड वेलाज एंजॉयड ए हायर स्टेटस इन द सोसाइटी। और जो हायर स्टेटस होता था, जो हाई लेवल के लोग होते थे, वो ब्राह्मण, मर्चेंट्स और वेलाज होते थे। वुमेन एंजॉयड ए रिस्पेक्टेबल स्टेटस, दे हैड द राइट इनहेरिट प्रॉपर्टी। उस टाइम पे वुमेन का स्टेटस भी बहुत हाई था, वुमेन्स को एकदम अच्छा माना जाता था, बुरा व्यवहार नहीं होता था उनके साथ। और जो इनहेरिट थी, जो विरासत की प्रॉपर्टी थी, उनका भी वुमेन्स का क्या था, राइट था। मीन्स वुमेन को प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार था। दे रिसीव्ड एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम इंस्क्रिप्शन, सम विलेज वर इवन हेडेड बाय वुमेन। कि उस टाइम पे जो वुमेन का जो लेवल था, जो वुमेन था, वुमेन को एजुकेशन भी दी जाती थी वेरियस सब्जेक्ट्स की, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि जो गांव की औरतें होती थी, वो गांव को भी चलाती थी, गांव को हेड करती थी। ये लगा के चलो कि गांव की सरपंच भी हुआ करती थी। इतना अच्छा लेवल था चोलास डायनेस्टी के अंदर वुमेन्स का। आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, चोलास वर ग्रेट बिल्डर्स। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोलाज आर्किटेक्चर। कि चोलाज का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे बिल्डर्स थे उस टाइम पे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल्स का, जो तंजावुर में है। ये हेरिटेज साइट है, ठीक है। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोलाज आर्किटेक्चर, वर्ल्ड की हेरिटेज साइट्स है, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चोलाज आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट है स्कल्पचर। चोलाज मेड एक्सेलेंट इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन स्टोन ऑन ब्रोंज। कि चोलाज डायनेस्टी के टाइम पे क्या थी, बहुत अच्छी इमेजेस बनाई गई थी गॉड एंड गॉडेस की, जो स्टोन में और ब्रोंज की बनाई गई थी। द ब्रोंज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एज नटराज इन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोलाज आर्ट। जो ब्रोंज की बनाते थे, ये शिव की एक मूर्ति बनाई उन्होंने नटराज की, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चोला आर्ट का, जो ये दिखा रखी है उन्होंने, ठीक है। ओके।